नमस्कार। सामान्य विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भौतिक विज्ञान विषय की। भौतिक विज्ञान। तो आज हम भौतिकी में चर्चा करेंगे कुछ ऊर्जा से संबंधित प्रावधानों की, ऊर्जा ऊष्मा से संबंधित, और इसके पहले कुछ बेसिक बातों पर बात करेंगे जो हमारी बातें होंगी द्रव्य की अवस्थाओं से संबंधित। तो आइए पहले इस बेसिक बात को देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आखिर अपने प्योर टॉपिक की, जो आज हम करने वाले हैं तैयार। तो आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इनके कुछ विशेष गुण भी होते हैं, जैसे कि ठोस के कुछ विशेष गुण होते हैं। इसमें ठोस की प्रत्यास्था, अभी बात करेंगे प्रत्यास्था क्या होती है। द्रव्य का क्या होता है, द्रव में, द्रव्य नहीं द्रव, 2 शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। तो द्रव यानी लिक्विड होता है, द्रव्य यानी मैटर होता है। इसको इंग्लिश में कहें तो ये हो जाएगा मैटर। तो ये दोनों शब्दों पे अंतर रखिएगा। तो द्रव होता है, द्रव में होते हैं कुछ तनाव, दाब होता है, पृष्ठ तनाव होता है, ये कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं। शांतता होती है, केशिकत्व होता है, इसके अलावा प्लवन, ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं। जबकि गैस होती है तो इसमें इसके भी कुछ अपने इसकी अवस्थाएं होती हैं, इसमें भी विशेष गुण पाए जाते हैं। ये गुण है वायुमंडलीय दाब, यानी दाब लगाती है ना, जैसे हमने भूगोल में बात की थी किस तरीके से जो पवन है, हवा है, और जो निम्न ताप, उच्च ताप किस तरीके से महत्व रखता है, तो हमने बात की थी। प्रत्यास्था क्या होती है, किसी वस्तु को खींचा जाना। जैसे कि रबड़ होती है, रबड़ को खींचा जाता है तो रबड़ खींचती है। ये ठोस का एक गुण होता है प्रत्यास्था। कुछ ठोस होते हैं जो बिल्कुल नहीं खींचते हैं, कुछ ठोस होते हैं जो खींचते हैं। इसको प्रत्यास्था एक गुण होता है, ठीक है। तो इसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। इसका आशय क्या होता है, किसी निश्चित आकृति या आकार से इसका आशय होता है। अगर प्रत्यास्था के बाद ये निश्चित फिर से उसी आकृति में पहुंच जाता है तो इसको हम ठोस का हम एक गुण मानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार, आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा देने पर प्रारंभिक आकार में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको प्रत्यास्था का गुण कहते हैं, ठीक है। अब या फिर आकृति अपनी पुरानी जो वस्तु है पुरानी आकृति में आने का प्रयास भी करे तो इसको भी हम प्रत्यास्था ही बोलेंगे। इसमें कुछ 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक हमने पहले ही चीज चर्चा की है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं, ठीक है, और एक होती हैं पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, ठीक है। पूर्ण प्लास्टिक, पूर्ण प्रत्यास्थ में क्या होती हैं, जो वस्तुएं बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं, जैसे कि रबर। तो ये क्या है, रबर, ये पूर्ण प्लास्टिक है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। जबकि पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, पूर्ण सुघट्य या परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। लेकिन एक हम अच्छी बात करें, एक रियल बात करें तो वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, ना पूर्ण सुघट्य या प्लास्टिक होती है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा प्रकृति में संभव नहीं, क्योंकि 100% कुछ भी संभव है नहीं है ना प्रकृति में। तो पूर्ण सुघट्य ऐसी कोई अवस्था होती ही नहीं है। हालांकि जो अन्य वस्तुएं होती हैं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। मोटे तौर पर क्वार्टज को पूर्ण प्रत्यास्थ, क्वार्टज जो होती है उसको पूर्ण प्रत्यास्थ, तथा मोम को पूर्ण सुघट्य कहा जाएगा। जो मोम होता है इसको पूर्ण सुघट्य या पूर्ण प्लास्टिक में काउंट किया जाता है। तो आप ये चीजें समझिएगा। आइए एक और समझ लेते हैं। एक शब्द है प्रतिबल, इसको स्ट्रेस बोला जाता है, इसको स्ट्रेस बोला जाता है। क्या है स्ट्रेस, इसको सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, सिग्मा इसका साइन होता है, ठीक है। तो प्रतिबल होता है जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, उसके आकृति आकार में परिवर्तन किया जाता है, तो इस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, ये बाह्य बल तो लगा है परंतु इसकी विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया कार्य करती है। उसी तरीके से जैसा हमने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा था
तो जब ये बल लगेगा तो इसके विपरीत में प्रतिक्रिया में भी कुछ बल लगेगा और ये प्रयास करते हैं अपने आप में इसकी संरचना बदलने का। तो इसको क्या कहते हैं? इसको इस बलों के जो युग्म है इनको कहते हैं प्रतिबल। इसको स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ए क्षेत्रफल है, ये इस पर वस्तु ए क्षेत्रफल वाले इस पे लंबवत दिशा में बल का मान, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इसका सूत्र देख लेते हैं। इसको प्रतिबल हो जाएगा सिग्मा बराबर एफ अपॉन में इसका साइन होता है, यानी ए क्षेत्रफल है, यहाँ पे एफ बल लग रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिबल। ये याद रखिएगा। इसी तरीके का एक शब्द है विकृति। ये शब्द आपको आगे चल के परेशान करेंगे, इसलिए बताना आवश्यक है। इसको स्ट्रेन बोलते हैं, STRAIN। ये क्या होता है? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे विकृति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है, आप एक बार बल लगा देते हैं तो वो वस्तु वैसी ही हो जाती है। जैसे ऐसी थी वस्तु, आपने इसको ऐसे कर दिया तो ऐसी वस्तु हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी मेटल हम जानते हैं, ऐसी बहुत सारी हम चीजें जानते हैं जिनका आकार परिवर्तन बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इसको विकृति कहते हैं। जैसे कोई रबड़ है, अगर कोई मुलायम सी रबड़ है उसको खींच दिया जाए तो वो ऐसी खींची रह जाती है, तो इसको विकृति बोलते हैं, इसको स्ट्रेन बोलते हैं। इसका सूत्र, इसका मात्रक नहीं होता है। जैसे पीछे हमने यूनिट लिखते थे ना, हम किसी चीज की यूनिट लिखते थे, प्रतिबल किसी चीज की हम यूनिट लिखते हैं, तो इसकी यूनिट नहीं होती। जैसे प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्ट्रेस का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि विकृति जो होती है लंबाई अपॉन में लंबाई का ही मात्रक होता है एक तरीके से। तो इससे ये कट जाता है, तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं बचती है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हल्का सा याद रखिए, बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं आएगा। हुक का नियम महत्वपूर्ण है। ये रॉबर्ट हुक के द्वारा एक दिया हुआ नियम था। इसमें क्या होता है, यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी इसका हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल अपॉन में विकृति, ये इसका सूत्र होता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपातिक नियतांक होता है, जिसे प्रत्यास्था गुणांक ई भी कहते हैं। तो ये हुक का एक नियम है, काफी टेक्निकल है, तो आपके लिए उतना काम का नहीं है, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना लगा लीजिए पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल होता है, ये प्रतिबल कार्य कर रहा है, ये विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विकृति होती है उसके अनुसार कार्य करता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। आइए एक और समझ लेते हैं, पृष्ठ तनाव को समझ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है पृष्ठ तनाव, आपके डेली जो लाइफ है आपकी, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं जो जब पानी की वर्षा होती है तो उसमें बूंदों का आकार गोल होता है। वो गोल क्यों होता है, अभी हम सब चीजों को समझेंगे। इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ या फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। कोई द्रव है, अगर ये एक न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है कि स्वतंत्र पृष्ठ पर, तथा इसकी तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन में मीटर, इसका एसआई मात्रक होता है। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप, अगर उदाहरण के तौर पर अगर बात करें बहुत ज्यादा गर्म द्रव होगा तो बहुत ज्यादा फैलेगा वो, तो प्रकृति, ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ तनाव के दूसरी ओर होता है। जैसे जहां पे द्रव गिरना है उसका माध्यम। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। अगर जैसे वही बात की है ना, गर्म जल हो तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, जबकि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। और इसके अलावा यदि किसी द्रव का भार नगण्य है तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। क्या कारण होता है? वर्षा की बूंदें और साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि द्रव का भार नगण्य होता है। ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। इसका कारण यह है कि बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अतः बूंद गोलाकार हो जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मतलब कुल मिला के आपको ये याद रखना है, जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है इसका कारण भी पृष्ठ तनाव ही होता है। साबुन के बुलबुले का कारण भी वही होता है। तो आपको इतना ही पूछेगा वो, ठीक है। ससंजक असंजक बल होते हैं दो, ये बल के बारे में भी सुन लीजिए।
इसमें क्या होता है, आणविक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की छोटी छोटी कणों से मिलकर, जिन्हें अणु कहते हैं, इससे क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये अणु, तो इसको ससंजक बल कहते हैं। इसी तरीके से एक अन्य बल होता है ससंजक, इस तरह अन्य बल होता है, इसको बोलते हैं आसंजक। आसंजक जिसमें क्या होता है, ससंजक में क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, इसको असंजक को बोलते हैं एडिसिव, इसको असंजक बल बोलते हैं। ठीक है, ये आप दोनों याद रहेंगे। इसके अलावा एक केशिकत्व प्रभाव होता है, तो इसका और केशिकत्व के उदाहरण की अगर हम बात करें, केशिकत्व प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। क्या होता है, एक कांच की बहुत पतली त्रिज्या, कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। ठीक है, केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। आइए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। उदाहरण इसके देखिए, जैसे जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। आप जड़ में पानी देते हैं, ये जल अपने आप पूरे शरीर उसे पहुंच जाता है, तो इसको केशिकत्व का उदाहरण है। लालटेन में आप देखते हैं, लालटेन में एक बत्ती डालते हैं, लालटेन में मिट्टी का तेल ऑटोमेटिक ऊपर तक पहुंच जाता है, ये भी किसका उदाहरण है, केशिकत्व का उदाहरण है। मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, ये भी इसका उदाहरण है। फाउंटेन पेन की निब की नोक बीच से घिरी होती है, चिरी होती है, जिसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है, स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है, तो ये भी उसी का उदाहरण है। स्याही सोखने का कार्य ही केशकृत क्रिया पर निर्भर होता है, आप देखते हैं स्याही सोखना। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। एक और शब्द है अन्य, श्यानता, तो श्यानता का याद रखिएगा। जो द्रव होते हैं इसमें जो गाढ़ापन होता है, जैसे शहद होती है गाढ़ी होती है, तो इसका मतलब है शहद में श्यानता अधिक होती है। गर्म जल देखिए कितना पतला जल होता है, बिल्कुल भी इसमें गाढ़ापन नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे, श्यानता कम है इसमें। तो श्यानता क्या होता है, द्रवों का गाढ़ापन होता है, द्रवों का गाढ़ापन जो होता है उसको श्यानता बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कोई समस्या की बात नहीं, बहुत ही आसान सा है। इसी तरीके का दो और भी शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें से एक शब्द हो जाएगा उत्प्लावन बल। कौन सा, उत्प्लावन। ये बल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। ठीक है, इसी को भार में यह आवासीय कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर से लगाए गए बल के कारण होती है। आप देखेंगे सागर है, यहाँ पे जहाज उतरा पानी का, तो जहाज क्या करेगा, जब इस पानी में डुबोएंगे, इसको जहाज को उतारेंगे, तो उसके भार में, जहाज छोड़िए, इसमें बर्तन देख लीजिए, ये आपका एक जल है, एक बाल्टी में जल है, आपका ये कटोरी है। आप एक कटोरी जब इसमें डुबाएंगे तो इसके बाद ये कटोरी सपोज करो 500 ग्राम की है, यहाँ पे आपको इसका भार कम फील होगा, होता भी है कम फील, आपने कहीं महसूस भी किया होगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि द्रव के द्वारा भी प्रेशर लगाया जाता है इस कटोरी के ऊपर। ठीक है, तो इसको बल को उत्प्लावन या उच्छेद बल कहते हैं, इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अपथ्रस्ट बल कहते हैं। उच्छेद वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए उत्प्लावन बल याद रखिएगा। इसी से संबंधित एक और बल है जिसको बोलते हैं हम आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो क्या होता है, उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यहाँ पे आंशिक रूप से शब्द याद रखिएगा। भार में यह आवासीय कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी द्रव का जो भार हटा तो उस द्रव के बराबर है इस वस्तु का भार। तो इस तरीके से आप देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है, और इसके माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से बड़े बड़े जो जहाज हैं ये समुद्र में तैरते हैं और चलते हैं। ठीक है, ये आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है। इसी में एक पिलवन का सिद्धांत है। ये पिलवन का सिद्धांत है, काम करता है, वस्तुओं से ही संबंधित होता है, बलों से संबंधित होता है। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक बातों पर बात की। आइए अब बात कर लेते हैं जो हमारे टॉपिक में हम आगे बढ़ना था, कंजर्वेशन लॉ। तो आइए बात करते हैं मुख्य टॉपिक पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो न्यूटन के
तीसरे नियम द्वारा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम ज्ञात होता है जिसको संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। संवेग संरक्षण के नियम को गति के दूसरे नियम से निगमित कर सकते हैं और यानी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर पारस्परिक बल लगाया जाता है, ठीक है, एक या एक से अधिक वस्तुओं द्वारा दूसरे पर पारस्परिक बल लगाया जाता है तो इस क्रिया के पूर्व या पश्चात उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो इस क्रिया के पूर्व और इसके पश्चात भी इनका कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, कि बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका मतलब कुल मिला के ये दूसरे नियम से न्यूटन के आप इसको समझ सकते हैं। तो P बराबर होगा, इससे आएगा संवेग, M बराबर द्रव्यमान और V बराबर हो जाएगा वेग। तो ये P बराबर mv यानी संवेग बराबर मास यानी द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। तो ये संवेग हो गया, ठीक है। उदाहरण इसके ले लेते हैं कुछ, आपको उदाहरण से याद हो जाएगा। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है। इससे क्या होता है, गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। तो गोली चलाएंगे तो आप आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाएगा। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर ढकेलती है, हम जानते हैं, इसीलिए बंदूक को जब भी चलाया जाता है चिपका के चलाया जाता है, राइफल वगैरह को, इसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न होता है। तो ये इसको संवेग ही कहा जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, इसको हम संवेग भी कह सकते हैं। बंदूक चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा बंदूक को अपने कंधे से दबा कर रखता है, क्यों, ताकि बंदूक शरीर एक हो जाए। ऐसा होने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है और शरीर को जोर से झटका नहीं लगता है, ये इसका कारण होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी और हमने देखा संवेग संरक्षण का नियम। चलिए आइए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने बात कर ली है कि मतलब फुटबॉल से संबंधित एग्जाम्पल है जिसमें एक किक दिया जाता है तो इससे मोमेंटम से संबंधित होता है, मोमेंटम उत्पन्न होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें कुल मिला के संवेग परिवर्तन से संबंधित चीजें लिखी हुई हैं, संवेग परिवर्तन संबंधित वो चीजें उत्पन्न होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण ये फंडामेंटल प्रिंसिपल टोटल एनर्जी, इसका मतलब क्या है ऊर्जा का संरक्षण का, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो मतलब आप जब ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा या ऊष्मा के बारे में, तो ऊर्जा के बारे में एक चीज पढ़ेंगे, ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जाता ना ही खत्म किया जाता है, ना डिस्ट्रॉय किया जाता, ना उत्पन्न ना खत्म किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट टोटल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम विथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग बिटवीन डिफरेंट फॉर्म बट नेवर बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। इसका कुल मिला के ऐसा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो कुल मिला के खत्म किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको हमेशा बदला जा सकता है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का बेसिक नियम है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो लिखा हुआ है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, इसको अगली स्लाइड के बाद हम चर्चा करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया है, इमेजिन यू हैव अ टॉय कार एंड स्लोप एंड यू लेट इट गो। मतलब आपने एक टॉय कार ली, इसको स्लोप किया यानी उसमें एनर्जी भरी, इसके बाद छोड़ दिया तो ये मूविंग फास्टर यानी तेजी से चलने लगती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है ये इसमें समझाया गया है। तो ये एनर्जी आती है when the car is higher on the slope it has more energy। जब वो स्लोप पे होगी कार, जैसे ये है तो इसमें स्लोप पे है अगर ये कार तो इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि इसको गति मिल रही है, इसके साथ गति की दिशा में इसको फायदा मिल रहा है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा तेज होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इट हैज़ मोर एनर्जी एज इट गोज डाउन द एनर्जी चेंज इनटू द एनर्जी ऑफ मोशन। मतलब जब ये नीचे जाएगी तो मोशन में चेंज हो जाएगी, मेकिंग द कार गो फास्टर। इसके बाद में ये और तेज चलेगी जब ये नीचे जाएगी क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा इसको एनर्जी इसमें एकत्रित हो चुकी है। हमने पढ़ा था ना काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो बस वही द एनर्जी डजंट डिसअपियर इट चेंज मेक कार मूव। तो मतलब जो एनर्जी है ये कार मूव में बदल जाती है और भी यहाँ पे जो एनर्जी इकट्ठी हुई थी इससे कार चलती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं एनर्जी हमेशा
बदलती रहती है, बदले बदले फॉर्म में लगातार किसी न किसी तरीके से प्राप्त होती रहती है। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसको कहा जाएगा कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है, यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित ना हो, यानी किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण, यानी आघूर्ण मतलब टॉर्क, कोई बाह्य बल आघूर्ण या टॉर्क, टॉर्क आप जानते होंगे, बल आघूर्ण इसको बोलते हैं, बल आघूर्ण को टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, आरोपित ना हो तो इस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। इसमें कोणीय संवेग नियत रहता है, इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। कोणीय संवेग, जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बलाघूर्ण के बराबर होती है। तो इसको टाव के माध्यम से दर्शाया जाता है। टाव है, टाव यानी टॉर्क, ठीक है, टाव, टाव के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। तो ये बलाघूर्ण से संबंधित है। इसको उदाहरण कुछ ले लेते हैं हम। यदि किसी हल्के पिंड को धागे से बांधकर, कोई हल्का सा पिंड है, इसको धागे से अगर बांधकर एवं धागे का हाथ से इस प्रकार क्षैतिज तल से घुमाया जाए कि धागा उंगली से लिपटा रहे, उदाहरण के तौर पे ये उंगली है तो इसको धागे को घुमाया जा रहा है, ठीक है, इस पिंड को या पत्थर को, तो इसमें क्या होगा, पिंड का कोणीय वेग बढ़ता जाएगा। अब इसको अगर घुमाते जाए हाथ से पकड़ के, तो इससे क्या है, कोणीय वेग इससे बढ़ता जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कोणीय वेग इससे लगातार बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे पिंड तेजी से घूमने लगेगा और पिंड का जो घूर्णन अक्ष है, जो घूर्णन अक्ष के परितः जड़ताघूर्ण घटता जाएगा। यहाँ पे जड़ताघूर्ण होगा, ये घटता जाएगा और यहाँ पे पिंड तेजी से बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका कोणीय वेग बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कोणीय वेग को इससे डिनोट करते हैं, ये W नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि आपका उंगली में आपने पत्थर रस्सी ली और उंगली से आप घुमा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये एंगुलर मोमेंटम से संबंधित अवधारणा है। एक और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल, जब कोई तैराक गोताखोर होता है, ऊंचाई से जल में कूदता है, तो अपने शरीर को सीधा रखने की बजाय अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है। इससे क्या हो जाता है, जड़ताघूर्ण उसका कम हो जाता है। चूंकि कोणीय वेग का मान नियत रहता है, अतः जड़त्व आघूर्ण के घटने के से कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, जल में गिरने के कुछ समय पहले ही वह गोताखोर अपने शरीर को सीधा कर लेता है। इससे ये एक एग्जाम्पल है एंगुलर मोमेंटम का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो डांसिंग बोर्ड पर स्केट्स, जो पहिए लगे जूते होते हैं, पहनकर नाचने वाला व्यक्ति, जो डांसिंग स्केट्स होता है, उस पर नाचते समय अपने हाथों को सिकोड़ लेता है। इससे उसका जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप कोणीय वेग इसका बढ़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति तेजी से घूमने लगता है। तो इस तरीके के कुछ इसके उदाहरण थे जो संबंधित थे आपके कोणीय वेग से। तो ये भी हमने कवर किया, इसके में हम देख चुके हैं ये वाला एग्जाम्पल। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ और एक बेहतर डिस्कशन करते हैं जो विज्ञान से संबंधित होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।